हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सम्राट अशोक को स्टडी करेंगे और बाद में इनके उत्तराधिकारी अशोक के समकालीन विदेशी राजा इनके केंद्र कैसा था, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी क्या होते थे। कुल मिला के हम मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हुई तो फिर इसके 2 पार्ट कर दूंगा। इससे पहले हमने मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि मौर्य साम्राज्य कैसे बना था। ठीक है, नंद वंश को हरा के मौर्य साम्राज्य गद्दी बैठा था। जो अंतिम नंद राजा था वो घनानंद था। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री करके सारी मैंने प्रागैतिहासिक काल से लेके अब तक यहाँ मौर्य साम्राज्य तक पूरा हर एक चीज़ को लेके आया हूँ कंप्लीट डिटेल के साथ। ठीक है, और फिर हम इसी तरह से मिडिवल मॉडर्न को भी कंप्लीट करेंगे एंड देन जो भी जीएस के अन्य सब्जेक्ट होते हैं सब कुछ। ठीक है, और पूरा का पूरा कोर्स यहाँ सब कुछ फ्री है। ठीक है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अशोक, इनका कार्यकाल रहा है 273 से 232 ईसा पूर्व। ठीक है, बौद्ध के 2 ग्रंथ हुए हैं, एक है दीपवंश और एक है महावंश। और इसके अकॉर्डिंग जो बिंदुसार थे यानी कि जो अशोक के पिता थे, इनकी 16 रानियां थी। ठीक है, तो कभी सवाल आ जाए कि किन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की 16 रानियां थी, तो दीपवंश और महावंश। ठीक है, अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार था, याद रखिएगा। बिंदुसार की 16 रानियों से 101 पुत्र हुए थे जिनमें अशोक सर्वाधिक तेजवान थे। ठीक, अब जो महावंश और दीपवंश यहाँ पे 2 नाम आए हैं, तो महावंश में बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र का नाम सुमन बताया गया है और दीपवंश में सुसीम बताया गया है। तो सवाल आता है कि महावंश के अनुसार बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? सुमन। ठीक है, और दीपवंश के अनुसार सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? सुसीम। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ में तुरंत रिकॉल करवा देता हूँ, हमने जो है सुसीम को पहले भी देखा है। आप कहोगे कि कैसे? इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, बिंदुसार के समय में तक्षशिला के 2 विद्रोह हुए थे। राइट, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो पक्का पता होगा। तो तक्षशिला का विद्रोह हुआ था, तो पहले विद्रोह का दमन जो है अशोक ने किया था और दूसरे विद्रोह का दमन सुसीम ने किया था, इसलिए सुसीम नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अशोक का एक ही सगा भाई था जिसका नाम विकताशोक था। ठीक है, तो कभी सवाल आ जाए कि अशोक का अपने एक सगा भाई है उसका नाम बताइए, तो उसका नाम है विकताशोक। ठीक है, बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था। अशोक जो है सिंहासन रूढ़ होते हैं, मतलब कि सिंहासन पर बैठते हैं 273वीं ईसी में। ठीक है, जबकि इनका राज्याभिषेक होता है 269 बीसी में। ठीक है, 269 बीसी। ठीक, अशोकावादनमाला है। ठीक है, इसमें अशोक की माँ का नाम सुभद्रांगी बताया गया है। महाबोधि वंश में अशोक की माँ का नाम क्या था? धम्मा बताया गया है। दिव्य वादन में अशोक की माँ का नाम पासादिका बताया गया है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में अशोक की ना कई पत्नियों के उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है असंगमित्रा, महादेवी, पद्मावती, ठीक है, और तिशरक्षिता। अशोक का ना एक अभिलेख मिला है कौशाम्बी में, जिसको कौशाम्बी अभिलेख भी बोलते हैं। तो वहां पे अशोक की पत्नी का नाम जो है ना कारोवाकी। ठीक है ना, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक के 2 पुत्र हैं, एक है कुणाल और एक है महेंद्र। ठीक है, जो कल्हण है जिन्होंने राज तरंगिणी लिखी थी, ठीक है ना, उन्होंने अशोक के पुत्र जालौक को कश्मीर का स्वतंत्र शासक बताया है। सवाल आ जाता है, राज तरंगिणी के अनुसार अशोक के पुत्र का नाम क्या है? जालौक। ठीक है, जालौक को कहाँ का स्वतंत्र शासक बताया गया है? कश्मीर का। ठीक है, जो अशोक का कौशाम्बी अभिलेख है वहां से उनके पुत्र का भी जिक्र मिलता है। ठीक है, और पुत्र का नाम वहां पे आता है तीवर। ठीक है, और ये पुत्र जो है तीवर, इनकी माँ का नाम क्या रहा होगा? कारोवाकी, क्योंकि वहां पे भी कारोवाकी का ही जिक्र मिला है। ठीक है ना, अशोक की 2 पुत्रियों के नाम भी मिलते हैं, संगमित्रा और चारुमती। ठीक है, देवनाम प्रिय प्रियदर्शी नाम है, ये भी अशोक को एक उपाधि दी गई है। ठीक है, और ये इसकी सर्वाधिक लोकप्रिय उपाधि है। ठीक है, देवनाम प्रिय अशोक को किसने दिया था? कमेंट करके बताना। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं वर्क दे रहा हूँ ताकि आप एंगेज हों, मतलब आपको भी इस वीडियो को देखने के बाद आप खाली ना बैठो और कुछ डिटेल को कलेक्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, नहीं तो फिर मैं कमेंट में बता दूंगा। अशोक का नाम अशोक उसके 4 अभिलेखों से मिलता है। गुर्जरा जो मध्य प्रदेश में है, मस्की कर्नाटक, नीडूर कर्नाटक में और उदगुलन कर्नाटक में। ठीक है, सबसे पहले 1915 में मास्की में लघु शिलालेख मिला था जिसमें अशोक का नाम पढ़ा गया था। ठीक है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 बीसी में कलिंग विजय की थी। ठीक है, और कलिंग विजय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद अशोक जो है फिर वॉर लड़ना बंद कर देते हैं। ठीक है ना,
अशोक की कलिंग विजय की जानकारी उसके 13वें दीर्घ शिलालेख से होती है। तो कलिंग विजय की जानकारी कहाँ से मिलती है, किस शिलालेख से मिलती है? 13वें शिलालेख से मिलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, हवेनसां के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो कभी सवाल आ जाए कि कश्मीर में श्रीनगर को किसने स्थापित किया था, तो अशोक ने किया था। ठीक है, अशोक के उत्तराधिकारी, तो जो मौर्य शासक अशोक के बाद जिनका जिक्र मिलता है वो उनसे 4 काफी ज्यादा ऐतिहासिक प्रतीत होते हैं। ठीक है, काफी ऐतिहासिक हैं। जैसे कि तो कुणाल जो अशोक के पुत्र थे, संप्रति ये अशोक का नाती था। ठीक है, पौत्र। ठीक है, और दशरथ ये भी अशोक का नाती था। बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था। ठीक है, ये 4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 184 ईसा पूर्व में बृहदत्त के सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने बृहदत्त की हत्या करके मौर्य वंश का अंत कर दिया था। ठीक है, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, अशोक के समय में कुछ विदेशी राजा भी थे। एंटियोकस ये सीरिया का राजा था। ठीक है ना, जिसको एंटियोकस द्वितीय बोला जाता था। तुर्मय यह मिस्र का राजा टॉलमी फिलडेल्फस द्वितीय था। ठीक है, अंतकिन यह मैसेडोनिया का राजा एंटिगोनस था। ठीक, और मग यह सायरन का शासक मगस था। ठीक है, अलेक्सुंदर यह एपरिस का राजा था। अलेक्जेंडर द्वितीय इसको बोला जाता था। ठीक है, लंका का राजा तिस्सा था। ठीक है, तिस्से जिसको बोला जाता है। अगर हम मौर्यों के केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं कि इनका मौर्य का केंद्रीय प्रशासन कैसे रहा होगा, देखो लेने की चाणक्य ने एक सप्तांग सिद्धांत दिया था और इस सप्तांग सिद्धांत के अनुसार इनका केंद्रीय प्रशासन बनाया गया था। तो सवाल आ सकता है कि सप्तांग प्रशासन किसके द्वारा बनाया गया था? कौटिल्य के द्वारा बनाया गया था। सप्तांग प्रशासन हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। अब जो सप्तांग है इसके सिद्धांत क्या थे? देखो, सजा, सेना, अमात्य, कोश, दुर्ग, जनपद, मित्र, ये सब सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखो राजा का पद वंशानुगत होता था। राजा ही प्रशासन का सर्वे सर्वा होता था। ठीक है, राजा निरंकुश होता है परंतु प्रजा का हितैषी होता है। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार यानी कि चाणक्य के अनुसार राजा को प्रत्यक्ष करों के लिए अमात्यों की नियुक्ति करनी चाहिए। ठीक है, प्रत्यक्ष करों के लिए अमात्यों की नियुक्ति करनी चाहिए। राजा की सहायता के लिए मंत्रिण यानी कि उप समिति की नियुक्ति की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री, सेनापति, युवराज तथा मुख्य समाहर्ता आदि होते थे। कौटिल्य के अनुसार मंत्रिण का कार्य है कि जो भी अत्यधिक मामले में यानी कि कुछ आंतरिक कलह के मामले होते हैं और कुछ ज्यादा रिस्क हो आगे, उन चीजों को राजा को तुरंत सलाह देनी चाहिए। याद रखिएगा, मंत्रिण का मतलब यहाँ पे उप समिति से है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो राजा की सहायता के लिए किसकी बात की गई है? मंत्रिण की। मंत्रिण के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? प्रधानमंत्री, सेनापति, युवराज और मुख्य समाहर्ता। ठीक है, राज्य की एक नियमित परिषद होनी चाहिए, किंतु कौटिल्य ने उसके स्वरूप का वर्णन नहीं किया है। राजा को देश, काल, कार्य को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए। ठीक है, तीर्थों के अधीन अनेक अध्यक्ष होते थे जो अपने विभाग का कार्य देखते थे। ठीक है, यूनानी इतिहासकारों ने अध्यक्ष को मजिस्ट्रेट कहा है। ठीक, अब केंद्रीय प्रशासन की जो अधिकारी थे तो वो क्या क्या थे उनको हम जरा देखेंगे। ठीक है, कि कौन अधिकारी क्या था। कौटिल्य ने केंद्रीय विभागों को तीर्थ कहा है। किसको कहा गया है तीर्थ? केंद्रीय विभागों को। ठीक है, अर्थशास्त्र में वर्णित 15 तीर्थ हैं। ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री, पुरोहित राजा का प्रमुख सलाहकार होगा, धर्म से संबंधित कार्यों का प्रमुख होगा। मुख्य समाहर्ता राज्य के आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला, वार्षिक बजट पेश करने वाला होगा। ठीक है, सत्रिधाता, जो सत्रिधाता है यह कोषाध्यक्ष होगा। ठीक है, पैसों को रखने वाला। सेनापति सेना का प्रधान होगा। ठीक है, अधिकारी है सेना का, सैनिक मामलों का राजा का सलाहकार होगा। ठीक है, युवराज राजा का उत्तराधिकारी होगा, भावी राजा का। प्रतिष्ठा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश होगा। ठीक है, तो कभी सवाल आ जाए कि न्यायालय का जो प्रधान न्यायाधीश है उसे क्या कहा जाता था? मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत प्रतिष्ठा कहा जाता था। व्यवहारिक धर्मस्थ दीवानी न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश होता है। ठीक है ना। नायक सेना का संचालन करता था। ठीक है। कर्मांतिक साम्राज्य के उद्योग धंधों कारखानों का प्रधान नियंत्रक था। तो कारखानों का प्रधान नियंत्रक कौन था? कर्मांतिक था। ठीक है। मंत्री परिषदाध्यक्ष जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होगा। ठीक है। दंडपाल सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला। अंतपाल सीमांत दुर्गों का रक्षक और दुर्गपाल साम्राज्य के अंदर दुर्गों की रक्षा करने वाला। नागरक नगर का प्रमुख। ठीक है। प्रशास्त राज्य के कागजातों को सुरक्षित रखने वाला। इसके अलावा
द्वारिक राजप्रसाद की देखभाल करने वाला। अंतर्वेशिक अंगरक्षक सेना का प्रधान। आठवीं जंगली सेना या वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। सवाल आ सकता है कि आठवीं कौन होता है मौर्य साम्राज्य के अनुसार, आठवीं कौन था, तो जंगली सेना या वन विभाग का पदाधिकारी, प्रधान अधिकारी। ठीक है। प्रमुख अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, शुल्काध्यक्ष जो व्यापार से प्राप्त कर चुंगी कर को एकत्र करता था। ठीक है। और पौतावाध्यक्ष माप तौल के मान को नियंत्रित करने वाला। ठीक है। तो पौतावाध्यक्ष का मतलब क्या होता है, माप तौल को नियंत्रित करने वाला, सवाल आ सकता है। ठीक है। मानाध्यक्ष देश काल डिस्टेंस टाइम के मान को नियंत्रित करने वाला। सूत्राध्यक्ष वस्त्र उद्योगी मंत्री। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि की देखभाल करने वाला। ठीक है। सुराध्यक्ष शराब उद्योग को नियंत्रित करने वाला। सुनाध्यक्ष बूचड़ खाने चर्म उद्योग का अध्यक्ष। ठीक है। गणिकाध्यक्ष किसको कहा जाता है, वैश्विक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला। नावाध्यक्ष जो जहाज रानी का अध्यक्ष होगा। विविताध्यक्ष चारागाहों का अध्यक्ष। ठीक है। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष। ठीक है। पांड्याध्यक्ष व्यापार वाणिज्य को नियंत्रित करने वाले को कहा जाता था। ठीक है। कुपाध्यक्ष जो जंगल से धन को संग्रहित करने वाला होता था। ठीक है। गौवाध्यक्ष पशुओं तथा पशुपालुओं की देखभाल करने वाले को कहा जाता था। अश्वाध्यक्ष होता था, उसे घोड़ों की देखभाल करने वाले को कहा जाता था। ठीक है। हस्ताध्यक्ष हाथियों की देखभाल करने वाले को कहा जाता था। अकाराध्यक्ष खान मंत्री को। ठीक है। लोहा अध्यक्ष किसको कहा जाता था, लोहा का उत्खनन करने वाला। सुवर्णाध्यक्ष सोने का उत्खनन करने वाला। ठीक है। खानाध्यक्ष समुद्री खानों का अध्यक्ष। ठीक है। देवताध्यक्ष मंदिरों का निर्माण करने वाला। बंधनागाराध्यक्ष कारागार का अध्यक्ष जिसको कहा जाता है। ठीक है। आयुधघाराध्यक्ष शास्त्र का निर्माण करने वाला। ठीक है। अक्षपाटलिकाध्यक्ष प्रशासता के अधीन राजकीय दस्तावेजों की सुरक्षा करने वाला। ठीक है। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। पतनाध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष। ठीक है। अब इसके बाद है मौर्यकालीन व्यवस्था, लेकिन इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको लग रहा होगा कि यार इतना कुछ क्यों बताया आपने, क्योंकि ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर कहीं से भी आ सकता है। सपोज दैट चलो आपने अभी तक इस वीडियो में इतना कुछ देख लिया है, आपसे एक सवाल, लक्षणाध्यक्ष कौन होता है, आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा है ना, इसीलिए कह रहा हूँ। लक्षणाध्यक्ष यानी कि टकसाल का अध्यक्ष करने वाला। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं पर यही टफ पड़ जाती हैं। अकराध्यक्ष कौन था, खान का मंत्री होता है। लोहा अध्यक्ष कौन था, लोहे का उत्खनन करने वाला था। ठीक है। नावाध्यक्ष कौन था, जहाज रानी का अध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष किसको कहा जाता था, आप लोग गणित की संख्याओं को गिनने वाला नहीं, गणिकाध्यक्ष वैश्यालयों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला था। ठीक है। सोनाध्यक्ष कौन था, ठीक है, आपको लग रहा है सोना इसलिए सोनाध्यक्ष नहीं, सोनाध्यक्ष मतलब बूचड़ खाने और चर्म उद्योग का अध्यक्ष जो अध्यक्ष था उसका। ठीक है। जो उसको देख रेख करेगा वो उसका अध्यक्ष बना रखा है। ठीक है। सुराध्यक्ष कौन था, सुरा का मतलब शराब होती है, ये तो सही हो जाता, चलो शराब का उद्योग करने वाला। अच्छा, सीताध्यक्ष किसको कहेंगे, सीता का अध्यक्ष नहीं, सीताध्यक्ष मतलब राजकीय कृषि की देखभाल करने वाला। ठीक है। और सूत्राध्यक्ष सूत्र का अध्यक्ष नहीं, सूत्राध्यक्ष का मतलब होता है वस्त्र उद्योग या वस्त्र उद्योग का मंत्री होता है जो। ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पढ़ने में तो ऐसा लगता है कि अरे क्या यार एक तरफ से बोल दिया आपने, लेकिन ये सवाल ऐसे ही बनते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ दूं हस्ताध्यक्ष कौन था, हस्ताध्यक्ष जो हंसता रहता था, नहीं ना, हस्ताध्यक्ष का मतलब हाथियों की देखभाल करने वाला। ठीक है। तो ये थोड़ा फनी मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि चीज़ों को दिमाग में ऐसे घुसा सके हम। ठीक है ना। देवता अध्यक्ष कौन होगा, देवताओं का अध्यक्ष नहीं, मंदिरों का निर्माण या देखभाल करने वाला देवता अध्यक्ष था। ठीक है ना। बंधनाध्यक्ष बंदी का रक्षक नहीं, बंधनाध्यक्ष का मतलब कारागार का अध्यक्ष। ठीक है। तो इस तरह से आपको भी चीज़ों को याद रखना है। ठीक है। सवाल पूछा है मैंने आपसे, उसका जवाब मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है। और यार अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो ना तो कर दो सब्सक्राइब, थोड़ा लाइक भी कर देना ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम थोड़ा प्रमोट कर दे भाई, ताकि महंगी महंगी किताबें ले आऊँ और यहाँ पे आपको मैं उपलब्ध करा दूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि देख भाई मेरे बस के भी नहीं है इतना वो कर पाना, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट रहा तो शायद कुछ कर दूँ, क्योंकि लोगों के तो 50-50 60-60 हज़ार के पैकेज बनाए हुए हैं और तब वो जो है वो कर रहे हैं। पर मैं ये करूँगा कि यहाँ पे मैं सब कुछ प्रोवाइड करूँ, हर एक को हेल्प मिले। जो मेरी तरह परेशान होता है कि साला मटेरियल नहीं है, मैं यहाँ डालूंगा सारा मटेरियल। ठीक है। खुद खरीदूंगा, खुद डालूंगा, आप लोगों से 1 रुपये लूँगा, बस इतना ही करूँगा कि साथ छोड़ने वालों में नहीं हूँ। ठीक है। आपके काम आएगा, आपके भविष्य के काम आएगा, भी काम आएगा, सब कुछ यहाँ रखूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।